गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सम बेसिक ऑफ स्टैंडर्ड 9 में भी चैप्टर नंबर 1 जो आप पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम्स, उसके बारे में थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे। और बेसिक डिस्कस करने के बाद ये जो हमारा चैप्टर रियल नंबर है उसका टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बचपन में आप ये नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके थे। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू ये चलता ही रहता है। नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइटली मेनी, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, यहाँ से आगे चलता ही जाएगा। उसके बाद आप होल नंबर्स पढ़ चुके थे। नेचुरल नंबर में एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आप ऐड कर देते तो आपको क्या मिल जाएगा, होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 अप टू ये चलता ही रहता है, इनफाइनाइटली मेनी आपको होल नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद आप स्टडी कर चुके थे इंटीजर्स, उसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होल नंबर है इसमें 0 के लेफ्ट हैंड साइड अगर आप नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 अप टू, और 0 की लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। ये लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसे इनफाइनाइटली मेनी नेगेटिव नंबर्स आ जाता है, राइट हैंड साइड पे इनफाइनाइटली मेनी पॉजिटिव नंबर आ जाता है। उसके बाद 9th स्टैंडर्ड में हम रेशनल नंबर के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। रेशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर का यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे दो कंडीशन है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर Q है स्मॉल q, वो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। और हम ये P और Q का जो सिलेक्ट करना है P और Q को, वो कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इंटीजर्स में से। फिर से एक बार बता देता हूँ, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर स्मॉल q हमारा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो और P और Q कहाँ से आने चाहिए, इंटीजर्स में से। तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में खास आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन ज़ीरो। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो टर्म्स होता है वो अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए नहीं। उसके बाद इरेशनल नंबर को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वी रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स बाय I, कैपिटल I। तो आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर रेशनल नहीं होते उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बताया अभी वही यहाँ पे लिखा है, नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं। 9th स्टैंडर्ड में भी हम ऐसे एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पाई हमारा इरेशनल नंबर है जिसको आप 3.14 लेते हैं कभी कभी। स्मॉल e वो भी हमारा इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन जनरल स्क्वायर रूट ऑफ p, वेयर p भी यानी प्राइम नंबर। तो अगर यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आप कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं तो वो जो पूरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, और इन जनरल क्यूब रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर वेयर p भी एनी प्राइम नंबर। यहाँ पे स्मॉल p क्या है, प्राइम नंबर। क्यूब रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये बात हुई इरेशनल नंबर की। उसके बाद प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्राइम नंबर के बारे में आपको डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्राइम नंबर के बारे में आगे हम स्टडी करने वाले हैं। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से एक नया रिज़ल्ट है वो हम प्रूव करने वाले हैं। इसीलिए किसको बोलते हैं प्राइम नंबर, बचपन से आप प्राइम नंबर पढ़ते आ रहे हैं। एनी नंबर विच हैज़ ओनली
टू फैक्टर्स 1 एंड नंबर इट सेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2 को कंसीडर किया है। 2 हमारा प्राइम नंबर है। 2 इज़ ए प्राइम नंबर बिकॉज 2 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 2 मीन्स एक तो 1 है और नंबर इट सेल्फ मीन्स 1 एंड नंबर इट सेल्फ। यहाँ पे 2 के 2 ही फैक्टर, एक तो 2 इट सेल्फ एंड 1, देयरफॉर 2 इज़ अवर प्राइम नंबर। हम इनफाइनेटली मेनी प्राइम नंबर लिख सकते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये जो हमारा 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। आप सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद आप एक ही लाइन में यानी भी ऑर्डर वाइज एक के बाद एक प्राइम नंबर लिख सकते हैं। 3, 5, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये डॉट डॉट डॉट, इसका मीनिंग आपको मालूम होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर इनफाइनाइटली मेनी है। ये सब हुए प्राइम नंबर के एग्जाम्पल। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर कोई भी नंबर के हमें 2 ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो नंबर इट सेल्फ एंड 1, then we can say that number is a prime number। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिवली को प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। अगर हमें कोई भी 2 नंबर दिए गए हैं तो वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स या फिर रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स है या नहीं, वो चेक करने के लिए ये डेफिनेशन हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2 डेफिनेशन से ये कंसेप्ट मैं पढ़ाऊँगा आपको। फर्स्ट डेफिनेशन, इफ़ 2 numbers हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 then that 2 numbers आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स। अगर हमें दिए गए कोई भी 2 नंबर का हम दोनों नंबर के हम फैक्टर्स लिखते हैं और दोनों नंबर के फैक्टर्स में हमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर अगर नहीं मिलता है, यहाँ पे नो लिखा है मीन्स नहीं मिलता है, तो वो दोनों नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर हमें कोई भी 2 नंबर दिए गए हैं, वो फर्स्ट वाला नंबर है उसके हम फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाला नंबर है उसके फैक्टर लिखेंगे। दोनों के जो फैक्टर्स हम लिखते हैं वो फैक्टर्स के अंदर अगर हमें 1 के अलावा, 1 तो दोनों के फैक्टर में कॉमन ही रहेगा, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलता है, नो मीन्स नहीं मिलता है, तो वो दोनों नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटिवली को प्राइम नंबर। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ मैं 8 एंड दूसरा वाला नंबर ले लेता हूँ 7। 8 के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो क्या होंगे? 1, 2, 4, 8। 7 के फैक्टर लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 एंड 7। आप देख सकते हैं दोनों के जो फैक्टर्स लिखे गए, 8 के फैक्टर है 1, 2, 4, 8, 7 के फैक्टर है 1, 7। दोनों में कॉमन चीज़ कौन सी है? 1। दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है? 1। लेकिन 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं मिल सकता है हमें। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हमें मिलता है नहीं, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? रिलेटिवली को प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर्स। फिर से एक बार बता देता हूँ, 8 के जो फैक्टर्स लिखे गए 1, 2, 4, 8 और 7 के जो फैक्टर लिखे गए 1, 7, ये जो दोनों के अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मिलता नहीं है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। सेकंड डेफिनेशन, 2 numbers A and B आर कॉल्ड रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। ये सिमिलर वर्ड है, यहाँ पे टाइटल में ही मैंने दिया है, रिलेटिवली को प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। इफ़ GCD ऑफ A and B इज इक्वल टू 1। अगर हम कोई भी 2 नंबर का GCD हमें 1 मिलता है तो वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? रिलेटिवली को प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स। तो ये सेकंड डेफिनेशन है, 2 numbers A and B आर कॉल्ड रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स इफ़ GCD ऑफ A and B इज इक्वल टू 1। अगर हमें दिए गए 2 नंबर A और B दोनों का GCD हमें 1 मिलता है तो क्या हम कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि A और B हमारे क्या है? रिलेटिवली को प्राइम।
तो डियर स्टूडेंट, आइए जीसीडी क्या है वो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप बचपन में छोटी क्लास से ही आप दो चीज़ें सीखते आए हैं, एक को हम एलसीएम बोलते हैं और दूसरे को हम जीसीडी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एलसीएम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक है हमारा। अभी हमारा जो चैप्टर है उसमें ऐसा हम कुछ करने नहीं वाले, लेकिन एलसीएम का मीनिंग क्या होता है तो यहाँ पे मैंने, और फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, ये जो जीसीडी और एलसीएम ये दोनों चीज़ आप बचपन से छोटी क्लास से ही सीखते आए हैं, तो ये इससे आप वेरी फेमिलियर होंगे। ये दोनों वर्ड है जीसीडी और एलसीएम, वो आपके लिए नए नहीं है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो एलसीएम है उसके पहले मैं आपको दो तीन बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाली चीज़ है वो है फैक्टर। हमें मान लीजिए 8 के फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर भी बोल सकते हैं। एक से ज़्यादा हो तो हम क्या बोल देंगे उसको? फैक्टर्स। अगर एक है तो फैक्टर, अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोल देंगे? फैक्टर्स। कभी कभार फैक्टर्स को भी हम फैक्टर ही बोलते हैं। मान लीजिए 8 का हमें फैक्टर लिखना है तो फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? आप बचपन से कोई भी नंबर के फैक्टर कैसे लिखना वो सीखते आए हैं, तो हमें 8 टेबल में कौन कौन से तरह से मिल सकता है वो हम नोट डाउन करेंगे। एक तो 8 1 ज़ा 8 हमको मिलता है, उसके बाद 2 4 ज़ा 8 मिलता है। इसके अलावा हमें 8 कहीं भी टेबल में मिलता नहीं है। तो ये जो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, उसको हम छोटे नंबर से स्टार्ट करके बड़े नंबर वाले ऑर्डर में लिख देते। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 और 8। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 2 4 8। मान लीजिए हम 16 के फैक्टर लिखना चाहते हैं तो हमें 16 टेबल में किस किस तरह से मिल सकते हैं? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। एक तो 16 1 ज़ा 16, उसके बाद 8 2 ज़ा, उसके बाद 4 4 ज़ा। इसके अलावा हमें 16 मिल सकते नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो 2 बार आता है उसको एक ही बार लेना है। अगर आप 8 2 ज़ा लिखते हैं और उसके बाद 2 8 ज़ा लिखते हैं तो ये दोनों एक ही कहलाते हैं, उसको 2 बार लिखना नहीं है। 8 2 ज़ा लिखे या फिर 2 8 ज़ा, उसको काउंट तो एक ही बार लेना है। तो ये फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 16 के? हम लाइन में लिखेंगे, छोटे वाले नंबर से लेकर बड़े वाले नंबर तक लाइन में जाएंगे। पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 8 और इसके बाद 16। तो 16 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 1 2 4 8 16। तो कोई भी नंबर दिया गया है तो उसके फैक्टर आप कैसे लिख सकते हो वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम सीखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल भी बोल सकते हैं या फिर मल्टीपल्स भी बोल सकते हैं कभी कभी। तो मान लीजिए हम 2 के मल्टीपल्स लिखना चाहते हैं, तो 2 के मल्टीपल्स के लिए हमें क्या लिखना है? 2 का टेबल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ये चलता ही रहेगा। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल या फिर मल्टीपल्स लिखना है तो हमें क्या लिख देना है? उसके जो टेबल है वो लिख देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। लेकिन आपको एक सवाल होगा, यहाँ पे 2 10 ज़ा 20 पे तो ये ख़त्म हो जाएगा टेबल, तो आपको क्या करना है? ये कैसे मिला होगा आपको? 2 10 ज़ा करके मिला होगा। बाद में हम आपको क्या करना है? 2 11 ज़ा तो क्या हो जाएगा? 22। उसके बाद आपको क्या करना है? 2 12 ज़ा, ये क्या हो जाएगा? 24। मतलब कोई भी नंबर के जो मल्टीपल या फिर मल्टीपल्स है वो क्या मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी। यहाँ टेबल में तो 1 से 10 तक ही आएगा। 2 1 ज़ा 2 से लेकर 2 10 ज़ा 20 तक ही आएगा। टेबल तो 2 10 ज़ा पे 2 का टेबल ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप 10 के बाद 11 12, यहाँ पे आगे तो 2 ही रहेगा क्योंकि 2 के मल्टीपल्स हम लिख रहे हैं। तो कोई भी नंबर के जो मल्टीपल्स है वो इनफाइनाइटली मैनी मिल सकते हैं। एक तो उसके टेबल से स्टार्ट होगा 2 10 ज़ा 20, उसके बाद 2 11 ज़ा 2 12 ज़ा 2 13 ज़ा 2 6 14 ज़ा। इस तरह से आप इनफाइनाइटली मैनी मल्टीपल या फिर मल्टीपल्स लिख सकते हैं 2 के। मान लीजिए हम 8 के मल्टीपल्स लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ऐसे चलता ही रहेगा।
एक समय पे 8 10 जा क्या हो जाएगा 80, उसके बाद 8 11 जा क्या मिल जाएगा 88, 8 12 जा तो ये क्या हो जाएगा 96, उसके बाद क्या आएगा 8 13 जा, ऐसे चलता ही रहेगा। मतलब 8 के भी आप इन्फाइनेटली मेनी मल्टीपल या फिर मल्टीपल्स कोई भी नंबर के जो मल्टीपल या फिर मल्टीपल्स आप इन्फाइनेटली मेनी लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर क्या हो गए लिमिटेड हो गए। फैक्टर कभी भी इन्फाइनेटली मेनी हो सकते नहीं है, लेकिन मल्टीपल या फिर मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे इन्फाइनेटली मेनी। तो अगर आपको ये फैक्टर कैसे लिखते हैं वो और मल्टीपल या फिर मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो ये जो एलसीएम और जीसीडी किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। आप बचपन से ही वो पढ़ते आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे एलसीएम का डेफिनेशन नहीं लिया है, मैं आपको ये जो एलसीएम है उसका फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो चीज़ एलसीएम है वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के दौर पे मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए हम 5 और 25 यानी 5 एंड 25 दोनों का एलसीएम फाइंड कर एलसीएम के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइंड तो हमें दूसरी मेथड से करना है इस चैप्टर में, मैं तो सिर्फ आपको एलसीएम का मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कोई भी नंबर के मल्टीपल्स हमें यहाँ पे लिखना है। अभी मैंने आपको सिखाया कि मल्टीपल कैसे लिखते हैं। तो 5 और 25 के एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम 5 के मल्टीपल लिखेंगे 5 10 15 20 25 30 अप टू ये चलता ही रहेगा इन्फाइनेटली मेनी तक। 25 का जो मल्टीपल या फिर मल्टीपल्स है वो हम लिखेंगे, वो भी चलता रहेगा इन्फाइनेटली मेनी। उसका फुल फॉर्म में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा या फिर कम, कॉमन मतलब दोनों में आना चाहिए। मल्टीपल का मीनिंग तो आपको मालूम है, ये जो दोनों के मल्टीपल्स लिखे गए उसमें सबसे कॉमन कौन सा है, कॉमन तो होना ही चाहिए लेकिन छोटा भी होना चाहिए। लिस्ट मतलब सबसे छोटा और कॉमन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 के मल्टीपल्स में और 25 के मल्टीपल्स में दोनों में सबसे छोटा प्लस कॉमन कौन सा है 25, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 25। लिस्ट मतलब छोटे से छोटा और कॉमन मीन्स दोनों के मल्टीपल में वो नंबर कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 दोनों में क्या है कॉमन है। यहाँ पे आगे जाएंगे 5 10 जा 50, 5 11 जा 5 12 जा 5 13 जा 5 14 जा 5 15 जा 5 15 जा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 75, वो भी आगे चलता ही रहेगा। तो ये जो 75 भी यहाँ पे दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें कौन सा कॉमन लेना है, सो जो सबसे छोटा वाला होना चाहिए। आप देख सकते हैं 25 है वो सबसे छोटा वाला है और दोनों में क्या है कॉमन है। 25 से छोटा हो और दोनों में कॉमन हो ऐसा हमें कोई भी मिल रहा नहीं है। मतलब सबसे लिस्ट मीन्स सबसे छोटा और दूसरी कंडीशन कौन सी है कॉमन। कॉमन क्या है 25 और सबसे छोटा भी क्या है 25, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 25। अभी 8 और 24 के एलसीएम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स लिख दिए, 24 के मल्टीपल्स लिख दिए। दोनों के जो मल्टीपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें हम सबसे छोटा देखेंगे और कॉमन देखेंगे, तो वो कौन मिलेगा हमें 24। फिर से बता देता हूँ इसका जो फुल फॉर्म है इसमें ही एलसीएम का मीनिंग छुपा हुआ है। लिस्ट मतलब सबसे छोटा और कॉमन का मीनिंग तो आपको पता ही है। दोनों के जो फैक्टर है उसमें जो कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन तो होना ही चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए सबसे छोटा। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ये 75 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे छोटा वाला दोनों में जो कॉमन हो वो कौन सा है 25, इसलिए 25 एलसीएम होगा, 75 होगा नहीं। तो यहाँ 8 और 24 के जो दोनों के मल्टीपल्स में सबसे छोटा प्लस कॉमन वाला कौन सा है 24, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। उसके बाद ये तीसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं 8 और 12 के एलसीएम के बारे में। ये जो 8 का मल्टीपल्स यहाँ पे मैंने लिखा है, 12 का मल्टीपल्स लिखा है। दोनों के मल्टीपल्स में सबसे छोटा वाला और कॉमन वाला कौन सा है 24, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। तो ये बात हुई एलसीएम की। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे जीसीडी के बारे में। जीसीडी का फुल फॉर्म क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, या फिर उसका एक सिमिलर वर्ड है जीसीएफ, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। खास करके यही वाला जीसीडी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे चैप्टर के अंदर, लेकिन ये उसका सिमिलर वर्ड है जीसीएफ। कभी कभार एचसीएफ भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे और एक तीसरा नाम मैं लिख देता हूँ, और
HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये उसका फुल फॉर्म है। तो ये जो GCD है उसके लिए हमारे पास 3 सिमिलर वर्ड है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCF मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ये तीनों एक ही बात है। अब बचपन से जो सीखते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा नाम ये GCD दिया जाता है। अभी हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसमें भी हम GCD यूज़ करेंगे, ये दोनों वर्ड यूज़ करेंगे नहीं, लेकिन ये सिमिलर वर्ड है, आपको मालूम होना चाहिए। अब हम GCD अब हम GCD के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए। अभी मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल के फॉर्म में से आपको GCD कैसे कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है 5 और 35। अब हम 5 और 35 के GCD के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे GCD के लिए आपको फैक्टर लिखना है। अभी मैंने आपको बताया LCM के लिए हम क्या लिखते थे, मल्टीपल, लेकिन GCD के लिए हमें क्या लिखना है, फैक्टर। तो हमने 5 और 35 दोनों के फैक्टर लिख दिए। 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और 5। 35 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1, 5, 7 एंड 35। अभी फैक्टर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो भी 2 नंबर का हमें GCD फाइंड करना है वो दोनों नंबर के फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। और उसका जो फुल फॉर्म है, GCD का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। उसका जो फुल फॉर्म है उसके अंदर ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स दोनों में होना चाहिए, और ये जो डिवीज़र है वो मतलब जो डिवाइड करता है उसको आप डिवीज़र बोलते हैं। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स दोनों में होना चाहिए, और डिवीज़र मीन्स जो हमारा डिवाइड होता है, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं उसको हम डिवीज़र बोल सकते हैं। आप वेरी फेमिलियर है, अगर आप चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे 4 वर्ड आते थे, डिवीज़र, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो डिवीज़र किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो दोनों का फैक्टर में कॉमन कौन सा, कॉमन भी होना चाहिए और ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्लस सबसे कॉमन हो दोनों के अंदर, वो कौन सा है, 5। मतलब ये दोनों का GCD क्या हो जाएगा, 5। डिवीज़र मीन्स डिवाइड करता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं 5 है वो दोनों को डिवाइड करेगा, 5 है वो 5 को भी डिवाइड करेगा, और 5 है वो 35 को भी डिवाइड करेगा मीन्स विथ रिमाइंडर 0 डिवाइड करेगा। उसके बाद 8 और 36 के GCD के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 के फैक्टर लिख दिए हैं और 36 के फैक्टर लिख दिए हैं। दोनों के जो फैक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे, उसमें सबसे बड़ा प्लस कॉमन, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 भी कॉमन है, लेकिन 2 सबसे बड़ा नहीं है। अब 4 कॉमन तो है लेकिन सबसे बड़ा वाला कॉमन है। तो ये 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, कॉमन तो होना चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या बताया, ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 भी कॉमन है, लेकिन 2 से भी बड़ा वाला 4 है जो दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों का GCD क्या हो जाएगा, 4। 8 और 36 का GCD यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसको नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, GCD करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, पहले 8 लिखेंगे और उसके बाद 36 लिखेंगे। तो ये दोनों का GCD क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद 9 और 48, तो 9 के फैक्टर यहाँ पे मैंने लिख दिए है 1, 3, 9। 48 के फैक्टर भी यहाँ पे लिख दिए है मैंने 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। दोनों का फैक्टर में सबसे बड़ा प्लस कॉमन कौन सा है, 3। तो ये दोनों का GCD क्या हो जाएगा, GCD ऑफ 9 एंड 48 इज़ 3। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा भी होना चाहिए और दोनों के फैक्टर लिखे उसमें कॉमन भी होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, GCD। तो आपको ये समझ में आ गया होगा।